हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जनजातीय शैक्षिक विकास के लिए योजनाएं। ठीक है, तो इसमें हमने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की योजना देखी थी। उसके बाद हमने EMRS स्कॉलरशिप स्कीम देखी थी। उसके बाद हमने गोल, ठीक है, गोल स्कीम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो गोल की फुल फॉर्म लिखिए यहाँ पर। गोल की फुल फॉर्म रिवाइज करते हुए आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखें। पहला क्वेश्चन हो गई है। देखो क्वेश्चनों की इसमें भरमार रहेगी। और आप देखो, जब मैंने ये लेक्चर अपलोड किया था ना, पहला वाला, ठीक है, GK एंड GS शिक्षा योजना था, है ना, पार्ट फर्स्ट था वो वाला। तो उसको जब मैंने अपलोड किया था तो मैंने सोचा था कि यार मैं कम ही क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे आंसर तो देते नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं देते। पर आपने क्या है, इसमें भर भर के जो आंसर्स दिए ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी बहुत मिलेंगे। ठीक है, और आपकी तैयारी का लेवल क्या है वो मुझे भी पता चलेगा। उसी हिसाब से मैं आपके लिए ये लेक्चर्स लेकर आऊँगा। अगर देखो आप मेरे साथ, मतलब आपका मुझे साथ चाहिए, ठीक है, मैं तो यहाँ लेक्चर लेकर आने के लिए रेडी हूँ। पर आप अगर आंसर्स नहीं देंगे, आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, आप सीरियस हैं कि नहीं अपनी एग्जाम को लेकर। देखो, एक छोटी सी चीज़ होती है। आप जैसे मान लीजिए, जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और 70% कट ऑफ जा रही है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 71, 70 ये टारगेट होना चाहिए, या आपका 80 होना चाहिए, या 90 होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कितना टारगेट लेकर चलना चाहिए। भाई हमेशा है ना, आपको टारगेट बड़े से बड़ा रखना चाहिए। आप 90% की तैयारी करें ना, आप एक एक क्वेश्चन पे लड़ जाए ना। आप सोचिए कि भाई टाइम, समय है बहुत कम, और सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए। आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि एग्जामिनर मुझसे क्या पूछेगा मुझे पहले पता है। ठीक है, पूछ भाई क्या पूछेगा तू मुझसे, है ना, तो मैं पहले से तैयार होकर आया। तो उस लेवल की तैयारी करो ना, एक एक चीज़ को इतना बारीकी समझो। मतलब ऐसा भी नहीं कि अब आपके पास समय कम है, आप है ना डिटेल में घुस जा रहे हो, कहानियाँ ही सुनने लग जा रहे हो। कहानियाँ नहीं, आपके फोकस्ड होना चाहिए बुलेट पॉइंट्स पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये जनजातीय शैक्षिक विकास की योजनाएं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ये वाली योजनाएं लेंगे, अभी हम पोस्ट मैट्रिक स्कीम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा मैटर लिखा हुआ है, तो क्या ये पूरा काम का है? नहीं, ये पूरा काम का नहीं है, इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया है। आपको बस इस चीज़ पर फोकस करना है। जैसे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, तो ये क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हमने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्कीम है ना, ये वाली, ठीक है, ST वर्ग के लिए जो EMRS छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है, जनजातीय शैक्षिक विकास के लिए, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इस तरीके से 5 स्कीम्स चलाई जा रही हैं। ठीक है, हमने इसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कर ली थी लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पर हम पिछले लेक्चर में हम यहाँ पे क्या करके गए थे? प्री मैट्रिक की मैं लेकर आता हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो हमने ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम करी थी, आपको अगर अच्छे से याद हो तो। हमने इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम के बारे में समझा था। तो सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है? सेंटर सेक्टर स्कीम वह होती है जिसके अंदर सेंटर 100% क्या है, पैसा लगाती है। उसको इम्प्लीमेंट भी कौन करती है? सेंटर ही करती है 100%। ठीक है, किसी और की सहायता नहीं लेती, सेंटर खुद करती है सारे काम, तो उसे सेंटर सेक्टर स्कीम बोला जाता है। ठीक है, अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम बोल दिया तो इसका मतलब है कि सेंटर ने उसे स्पॉन्सर कर दिया, किसी और को दे दिया अपना काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम जब भी सेंटर स्पॉन्सर की बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती हैं, सिर्फ एजुकेशन में नहीं चलती, तो वहाँ पर क्या है, 60:40 का रेशियो चलता है। इसलिए मैंने 60:40 का जनरली रेशियो लिखा है। परंतु यहाँ पर EMRS में क्या है, जब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें सेंटर तो दे रही है 75% पैसा, और स्टेट कितना पैसा खर्च करेगी? 25% पैसा खर्च करेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो ये हमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम देखी। तो ये कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर ने स्पॉन्सर कर दिया स्टेट को, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को, भाई तुम भी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करो। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है प्री मैट्रिक में, कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर स्कीम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर कितना 75% पैसा देगी, स्टेट कितना 25% पैसा देगी। ठीक है, ये EMRS के जो स्कूल्स खोले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्री मैट्रिक में, मैट्रिक से पहले, मैट्रिक किसे बोला जाता है? मैट्रिक 10th क्लास को बोला जाता है। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, मतलब 9th और 10th क्लास के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है ना। प्री मैट्रिक में इस पर बहुत अच्छे से ध्यान है, क्लास 9th और 10th के लिए दी जाती है, ना कि 7, 6, 5 के लिए दी जा रही है ना। 9, 10th क्लास आती है। इसमें पेरेंटल इनकम कितनी है? 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि सभी सोर्सों से, समस्त जितने भी सोर्स हैं जिससे पैसा आ सकता है घर में, तो वो 2.5 लाख रुपए से पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको इस स्कीम में बेनिफिट मिल पाएगा। इसमें जो स्कॉलरशिप दी जाएगी, देखो 225 रुपये और 525 रुपये। अब ये 225
और 525 कैसे याद रखें, 2 5, ठीक है। अब ये 25 रुपये तो लास्ट में तो याद कर लीजिए 25 रुपये हैं, ठीक है। 225 और 525 इतना थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, याद रह जाएगा। तो 225 किसको दिया जा रहा है, डे स्कॉलर्स को। जो डे स्कॉलर्स का मतलब है सुबह 8 बजे से या 9 बजे से जब स्कूल ओपन होता है तो 2 या 3 बजे तक जो भी स्कूल चलता है तब तक के लिए पढ़ाई करेंगे, तो उन्हें 225 रुपये पर मंथ दिया जाता है इस स्कीम के तहत 9th और 10th क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, उसका प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में चयन हो गया तो उसको डे हॉस्टलर को कितने 525 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, और ये 10 महीनों के लिए ही दिए जाते हैं, पूरे साल के लिए नहीं दिए जाते। 10 महीनों के लिए क्यों, क्योंकि 2 महीने की तो क्या छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अपन ने 75-25 रेशियो देखा। अब क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमने ये मैप देखा था, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, या फिर सेंट्रल ने कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं का दर्जा दे रखा है, तो उनके लिए क्या रेशियो रखा गया है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स स्टेट्स हैं, ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे स्टेट्स आते हैं। तो देखो स्पेशली कैटेगरी स्टेट्स में जो जम्मू एंड कश्मीर था ये अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं रहा। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था देश से, तब ये क्या हो गया, नॉर्मल आ गया है ना, ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं रहा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये अब देखो यहाँ पर क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसको क्या है, उसको 90% पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी यहाँ पर, ठीक है, और 10% पैसा ये स्टेट्स देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में, ठीक है। तो कितनी यूनियन टेरिटरीज है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो भी क्लियर कर देते हैं। हाँ चलो देखो, पेन क्यों नहीं बदल रहा है, ये मेरा ब्लॉक कैसे हो गया, एक सेकंड रुको, हाँ बदलेगा। हाँ देखो हमारे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था, 5 अगस्त 2019, ठीक है, 2019 से पहले ये एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके अलग अलग करके। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो JNK है, ठीक है, और ये जो पूरा बड़ा सा हिस्सा है ये क्या है, लद्दाख है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखते हैं, लद्दाख। तो अब ये लद्दाख और यूनियन जम्मू एंड कश्मीर ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो 1 और 2 हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज यहाँ से निकल कर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़, ठीक है, ये तीसरी यूनियन टेरिटरीज है, और दिल्ली ये चौथी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसके अलावा दमन एंड दीव, ये पहले क्या था, अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी 5 अगस्त 2019 से, इसके पहले ही है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये 5वें नंबर की एक यूनियन टेरिटरी है। दमन एंड दीव यहाँ पर है, गुजरात के टिम पर, दादर एंड नागर हवेली यहाँ पर है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इन दोनों को अभी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इनको मर्ज करके, पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करती थी। फिर देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप 6ठी यूनियन टेरिटरी है। 7वीं यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, जिसमें यनम माहे केरला में है, एंड करईकाल, ठीक है, ये भी यहाँ पर ही इसी जगह। तो ये इन सबको मिला के ये बनती है पुडुचेरी, ठीक है। तो ये 7वीं यूनियन टेरिटरी हो गई, और 8वीं हो गई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये इस तरीके से ये यूनियन टेरिटरीज है। अब इसके अंदर क्या है, जो हमारी दिल्ली है 4 नंबर की जो यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर ये पुडुचेरी है। तो ये दिल्ली और पुडुचेरी, मैं यहाँ पर एक बार मार्क भी कर देता हूँ। तो दिल्ली एंड पुडुचेरी में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसे विधानसभा बोला जाता है। तो जहाँ पर विधानसभा है वहाँ तो क्या होगा, 90:10 का रेशियो रहेगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर EMRS स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 90% पैसा कौन खर्च करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 10% पैसा कौन सा, ये इन यूनियन टेरिटरीज को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी को। इसके अलावा जो बाकी की यूनियन टेरिटरीज रह गई जहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो वहाँ पे 100% पैसा कौन खर्च कर रहा है, वहाँ पे 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाएगा। अगर जैसे यहाँ के अंदर EMRS स्कूल खोले जाते हैं, ठीक है, EMRS स्कूल खोले जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कर ली। आज ये अपनी वापस से उन्हीं स्कीम्स पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति स्कीम में तो हमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ से देखेंगे, दूसरी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तीसरी है राष्ट्रीय फेलोशिप, चौथी है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम, और 5वीं है राष्ट्रीय विदेश
छात्रवृत्ति। तो इनको एक एक करके देखेंगे। तो देखो ये छात्रवृत्ति योजनाओं में, ठीक है, तो कितने लाख विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा, तो 30 लाख विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा इन 5 छात्रवृत्ति योजनाओं में। ये 31 राज्य संघ में अप्लाई करी जाएगी और वर्ष 2023-24 के लिए इसमें बजट रखा गया है। यहाँ बजट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बजट को थोड़ा सा ध्यान रख लें। 2531.40 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बजट के प्रोविजन थोड़ा सा याद कर लीजिए क्या कहते हैं ना। अब देखो ये जो 2022-23 के लिए जो बजट रखा गया है ना, बजट ये इतना रखा गया था और ये 2023-24 में भी सेम ही है। तो ये बजट में जो कितने कुल छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, तो 36,43,953 छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है, ठीक है। उससे पहले जब वर्ष 2013-14 में अगर डाटा के साथ इसको कंपेयर किया गया तो पहले क्या था, ये मैनुअल हाथों से इसमें काम होता था। अब ये पूरी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, सब बच्चों को इसमें फ़ायदा ऑनलाइन बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है। आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन ने इस देख लिया था, देखो प्री मैट्रिक, ठीक है, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम क्या है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब सेंटर प्लस स्टेट मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, या यूनियन टेरिटरीज जो भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक। इसके अलावा ये जो बाकी की स्कीम्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये तीसरी, चौथी और पांचवी जो स्कीम्स हैं, ये तीन की तीन, ये सारी सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सेक्टर स्कीम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री एंड पोस्ट मैट्रिक क्या हो गई, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, और बाकी कौन सी होगी, सेक्टर स्कीम हो गई। तो मतलब राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति में पैसा कौन देगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड करेगी इसको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये बता दिया, ठीक है। अब आ जाइए इसके साइलेंट फीचर देखते हैं। पोस्ट मैट्रिक, ये वाली जो अपन ने पोस्ट मैट्रिक यहाँ से स्टार्ट करी है ना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए इसके साइलेंट फीचर्स हैं कि इसमें जब आप 10th या इसके अबोव कि क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, तो आप इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने 10th पास करी, अब 10th के बाद में आप सीधे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अब 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको दी जाएगी, आपने ब्रेक दे दिया तो आपको ऐसी स्कीम में किसी में फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है। आपको आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसमें भी सेम पेरेंटल स्कीम वो इनकम कितनी है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, 2.5 लाख रुपये की ही बात करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा पेरेंटल इनकम नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या है, 2 कंपोनेंट है। सबसे पहले तो संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य फीस का भुगतान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10th के बाद में 11th क्लास के लिए कोई ट्यूशन फीस दी जा रही है, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट में जिसमें भी स्कूल में एडमिशन लिया, तो वो जो फीस होगी उतनी ही फीस दी जाएगी, उसके अलावा फीस नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस अमाउंट दिया जाएगा। मेंटेनेंस कितना प्रति माह दिया जाएगा, जो 230 रुपये से लेकर 1200 रुपये पर मंथ होगा। डिपेंड करेगा आपने किस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है। जैसे मान लीजिए आप नीट की तैयारी करने चले गए, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं कोई डिप्लोमा, ठीक है, या फिर आपने क्या करा, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं किसी स्कूल में जाकर, ठीक है, तो उस डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार का कोर्स लिया है, उसके बेसिस पे आपकी ये जो मेंटेनेंस अमाउंट है ना होगा। तो 230 रुपये से लेकर 1200 रुपये, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। पोस्ट मैट्रिक स्कीम में मेंटेनेंस अमाउंट कितना है, 230 से लेके 1200 रुपये, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। 230 to 1200, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें फंड क्या है, वही सेम 75%, 75:25 बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रहेगा। 90:10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो नहीं रहा, पर क्या है नॉर्दर्न, वो ये हमारा क्या है हिली स्टेट से अंदर आता है और इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा नहीं मतलब मान लेना ये मैं तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात कर रहा था। स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब आर्टिकल जो 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दे रखा था, ठीक है। तो इसके अंदर अब जम्मू कश्मीर नहीं आता, परंतु जो हमारी EMRS की स्कीम है उसके अंदर ये इंक्लूड होता है, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को क्या करेंगे, 10% पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा वैसी यूनियन टेरिटरीज जिसमें कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है या विधानसभा नहीं है, तो वहाँ क्या है 100% पैसा कौन खर्च करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, है ना। किसी को अगर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के बारे में नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में पूछें, फिर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है, ऐसे ही हमारे राज्यों में क्या होती है, विधानसभा होती है, उसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है ना।
तो ये थोड़ा ध्यान रखें। जैसे राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आ जाइए यहाँ पर देखें, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, तीसरी स्कीम है ये, है ना, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट। देखो ये जितनी भी स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं ये सभी एसटी स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा रन की जा रही हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। अब यहाँ से क्या है, जो भी स्कीम हम पढ़ेंगे 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 जो भी है ना, 4 5 6 नहीं 3 4 5, तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम्स होंगी सारी की सारी। इसको कौन फंड कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको पढ़े, फुली फंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्कॉलरशिप इज गिवन टू all eligible ST student for pursuing higher studies in prescribed course in any of the 265 premier institute of countries like IIT, AIMS, IIM, नीट, है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए इस पर साफ सिंपल सी बात करेंगे, ये पूरी तरीके से क्या सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है। 265 प्रमुख संस्थान है, अगर आप उनमें से किसी में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स की जो फीस है वो कौन पे कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस छात्रवृत्ति के तहत उस स्टूडेंट की पैसे कौन भरेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी पूरी तरीके से। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये हायर स्टडीज़ के लिए दी गई है ना, हायर एजुकेशन, ये याद रख लीजिए, हायर एजुकेशन के लिए स्कीम है, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर स्कीम, है ना, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब इसमें ऑल एलिजिबल फ्रेश स्टूडेंट का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, आपने 12th पास करी, ठीक है, 12th पास करने पर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, IIT, एम्स, IIM, नीट की तैयारी करना चाहते हैं 12वीं के जस्ट बाद, तो आपको दे दिया जाएगा, परंतु आपने 1 साल का ब्रेक ले लिया तो आप इस स्कीम के लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने ब्रेक ले लिया, ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है, या आपको निकाल दिया गया, आपने पढ़ाई नहीं करी, कंटिन्यू जारी नहीं रखी, तो उन बच्चों के लिए नहीं है ये स्कीम। आपको क्या है, फ्रेश स्टूडेंट मतलब आपको रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। दिस स्कॉलरशिप इज गिवन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स परस्यू बाय द स्टूडेंट। जब तक कोर्स चलेगा तब तक स्कीम का फायदा मिलता रहेगा, जैसे कोर्स खत्म आपको स्कीम के पैसे नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, देखो ये हायर एजुकेशन है तो अब हायर एजुकेशन के थोड़ी इनकम भी बढ़ा देंगे, तो कितनी, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज फ्रॉम ऑल सोर्सेज पर एनम। इतनी जितने भी समा सोर्सों से पारिवारिक इनकम है 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें 1 साल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन फीस, है ना, प्रवेश शुल्क जो भी एंट्री फीस होती है, गैर वापसी योग्य शुल्क, वजीफा, पुस्तकों, कंप्यूटरों के लिए जो भत्ते मिलते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। वो भी, उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा छात्रवृत्ति में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्कीम है नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम। उच्च शिक्षा कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए कोई MPhil करना चाहता है या कोई PhD करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए स्कीम है ये, है ना। थोड़ा फेलोशिप में कौन सी होती है, MPhil PhD जो करते हैं उनके लिए स्कीम है। तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, ये थोड़ा ध्यान रखें। देखो MPhil PhD कोर्सेज के लिए ये पैसा कौन दे रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एफिलेटेड होनी चाहिए, वो कौन से सेक्शन 2 में इंक्लूड होनी चाहिए, UGC एक्ट में कवर होने वाली यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से करने चले जाएं MPhil PhD और आप बोलें कि मुझे स्कॉलरशिप दे दें, ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, UGC एक्ट में नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो विश्वविद्यालय संस्थान शामिल हैं उन्हीं में ही अगर आप MPhil करते हैं, PhD करते हैं, तब आपको इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा दिया जाता है। तो ये कौन से, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1956 में कवर होने वाली यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, तब आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होने चाहिए, उसके अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तब फेलोशिप का फ़ायदा दिया जा सकता है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। इसमें क्या होगा, 750 ऐसे फ्रेश स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं, PhD या MPhil में प्रवेश लिया है ना, MPhil या PhD में जो सेलेक्ट हुए हैं मेरिट के बेसिस पे, ठीक है। मास्टर डिग्री में उनकी परसेंटेज देखी जाती है, ठीक है, उसके बेसिस पे इनका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद में उनका चयन किया जाता है कि किस बच्चे को स्कॉलरशिप देनी है, किसको नहीं देनी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें। तो इसमें जब भी स्कॉलरशिप दी जाएगी तो ये थोड़ा ध्यान रखेगा, पहले तो गर्ल्स, दिव्यांगजन और PVTG, है ना। PVTG क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, ठीक है, जिनको पूरी तरीके से समाज में
शामिल नहीं किया गया है। इस तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं जो दूर सुदूर जंगलों में रह गई हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, जब भी क्या होगा कोई भी स्कॉलरशिप का चयन किया जाएगा किसी का, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। कोई गर्ल है, दिव्यांगजन है या पीवीटीज़ हैं, तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। स्कॉलरशिप इज़ गिवन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, जब तक उसका कोर्स चलेगा, जैसे 5 साल 3 साल उसका जो भी कोर्स चलता है, तो उसके लिए पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें एमफिल के जो पैसे दिए जाते हैं कितने, 25,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई एमफिल कर रहा है तो एमफिल के लिए 25,000 रुपये पर मंथ, और पीएचडी कर रहा है तो पीएचडी में 28,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा इसमें HRA जो कंटिजेंसी है, कंटिजेंसी क्या होती है, जो सामान खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड करके अलग से दिया जाएगा, मतलब है ना, इसके अलावा दिया जाएगा, इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब 25,000 28,000 में इंक्लूड नहीं है, ये अलग से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, है ना। HRA क्या होता है, ये HRA होता है जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, तो जो आप रह रहे हैं उस घर का खर्चा दिया जाएगा अलग से, कंटिजेंसी सामान खरीदने के लिए दिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखता था। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 5th स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, ठीक है, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति। तो ओवरसीज़ आ गया ना, ओवरसीज़ मतलब सी के परे जाकर, ठीक है। आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसे मान लीजिए अपन ने मैप खोला था, अभी मैं प्री मैट्रिक वाला वापस मैप खोलता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई देखो ये इंडिया है, इंडिया के इस साइड में क्या है, समुंदर है, इस साइड में क्या है, समुंदर है। अब इस समुंदर को लांग के ओवरसीज मतलब ओ सी के परे जाकर किसी दूर विदेश सुदूर, है ना, में जाकर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो तब आपको इसका फ़ायदा दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कहाँ गई ओवरसीज स्कीम, ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो जो बच्चे क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई करना चाहते हैं अब्रॉड जाके, विदेशों में जाके, उनको इस स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने 20 ऐसे बच्चों का चयन किया जाएगा हर साल, जिनको विदेश जाके पढ़ने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम फेलोशिप स्कीम की बात करें जाए तो कितने बच्चे, 750 बच्चों को ही फ़ायदा दिया जा रहा है। ये डेटा याद रखना है आपको, ठीक है, कितने बच्चों को फ़ायदा दिया जा रहा है। नेशनल फेलोशिप स्कीम में 750 बच्चों को फ़ायदा दिया जा रहा है, फ्रेश 750 स्टूडेंट, ठीक है, नए फ्रेश 750 एसटी को फ़ायदा दिया जाता है फेलोशिप स्कीम में। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरसीज स्कीम में कितने 20 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। 20 में 17 ऐसे होंगे जो एसटी मतलब एसटी के होंगे, और 3 बच्चे ऐसे होंगे जो पीवीटीज ग्रुप के होंगे, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से आते होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। एसटी के कितने, नॉर्मल जो एसटी हैं वो 20 में 17 तो बच्चों को मौका दिया जाएगा बाहर जाके पढ़ने का, और 3 बच्चे ऐसे होंगे जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से आते हैं, तो उनको फ़ायदा दिया जाएगा। तो 20 और 20 में क्या होगा, 17 + 3, ये याद रखें, ठीक है, ओवरसीज स्कॉलरशिप में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, तो ये जो सिलेक्शन होगा इसमें क्या होगा, इंटरव्यू बेस्ड होगा, मेरिट के बेसिस पे ही एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, वो इंटरव्यू लेगी और उसके बेसिस पे ही बच्चों का चयन किया जाता है। इसमें जनरली क्या होता है, जनरली अपने बच्चों को भेज देते हैं यार, है ना। देखो आपको पता है कि कितने लूपहोल्स होते हैं, क्या ये गरीब बच्चों को भेजेंगे, एक आध को पकड़ लेते हैं, बाकी सारे अपने खुद के फैमिली रिश्तेदार उनके बच्चों को भेजते हैं, है ना। स्टूडेंट इज गिवन 2 ईयर टू सीक एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज आफ्टर सिलेक्शन इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो जो मेरिट लिस्ट में चयन के बाद छात्रों को विदेशी विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। 2 वर्ष में अगर बच्चा विदेशी संस्थान में एडमिशन नहीं लेता तो फिर उसकी स्कॉलरशिप रद्द हो सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इसमें सभी सोर्सेस जो फैमिली इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 6 लाख या इससे कम होनी चाहिए, तभी इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी, अदरवाइज स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा छात्रवृत्ति में ट्यूशन शुल्क इंक्लूड है, ठीक है, जो कितना 15,400 अमेरिकन डॉलर या वार्षिक रखरखाव भत्ता कितना 1532 अमेरिकन डॉलर का आकस्मिक शुल्क दिया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो कितना है 15,400 USDT यूएस डॉलर्स है, ठीक है। और कंटिजेंसी चार्ज कितने हैं 1532। तो ये डेटा अच्छे से याद रखना, ये इंडियन रुपीज़ नहीं है, ये US डॉलर की बात कर रहा है। एक डॉलर में कितने करीब 80 से 90 रुपये के बीच में होते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15,400 × 80 से 90, 80 से कर
लीजिए आपको पूरा यूएस डॉलर मतलब इंडियन रुपीज़ निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये कंटिजेंसी चार्जेस है इसमें पोल टैक्स हो गया, वीज़ा फीस हो गया, है ना, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ एयर जर्नी हो गया, इंसिडेंटल जर्नी एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारे खर्चे कौन दे रहा है, सरकार के द्वारा ही वहन किया जा रहा है। आपको इंडिया से विदेश ले जाने तक, वहाँ से घर वापस लाने तक का पैसा भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। पर रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, अब वर्ष में 1 या 2 बार ही आ पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। 2 साल के लिए आपको जब तक आपका ड्यूरेशन चलेगा, जो भी आप क्या कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, पीएचडी में के बाद में पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि लेने बैठ गए, तो आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक ये पैसा आपको सरकार के द्वारा वहन करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा मतलब इसमें पैसा लगाया जा रहा है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें रीइंबर्स कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको रीइंबर्स कर देती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। छात्रवृत्ति विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से वितरित की जाती है, ठीक है। छात्रवृत्ति किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दी जाती है। और बाद में इसको रीइंबर्स कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करती है, क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स की ही ये स्कीम है। तो देखिए ये अपन ने 5 स्कीमें कंप्लीट करी हैं, ठीक है। इनसे अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अजय नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, योजना की उपलब्धियां मतलब ये अपन ने जो 5 योजनाएं पढ़ी हैं ऊपर, ठीक है। तो इन सब की उपलब्धियां हैं। पिछले 9 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। हर साल कितने 30 लाख बच्चों को इसमें छात्रवृत्ति का फायदा दिया जाता है। 5,000 छात्रों को एमफिल और पीएचडी के प्रवेश के लिए फेलोशिप योजना से लाभ दिया गया है। 75 से अधिक छात्रों ने क्या है, विदेशों के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जाके उनमें प्रवेश लिया पढ़ने के लिए, ठीक है। लगभग 6,000 छात्रों ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों प्रवेश लिया। तो ये डाटा आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छात्रवृत्ति योजना का आरंभ से अंत तक डिजिटलीकरण कर दिया गया है, ठीक है। जो भी योजना है वो सारी क्या है, डिजिटलाइज की गई हैं। छात्रवृत्ति सीधे बैंक छात्रों के क्या है, खाते में आती हैं। अब उनको कैश नहीं दिया जाता, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। देखो यहाँ पर अब ये जो है ना, जैसे MIS, उमंग मोबाइल ऐप, ADV, DBT पोर्टल, राज्यों द्वारा डेटा यहाँ पे साझा किया जाता है। तो इनके बारे में ओवरव्यूज लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जिससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पता रहे कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। कई बार क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी के मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, ट्राइबल अफेयर से जुड़ी हुई हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मंत्रालय की उपलब्धि और पहल की समीक्षात्मक डैशबोर्ड है, जिसमें प्रयास PMO डैशबोर्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चीज़ें क्या, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो करंट में रहती हैं वहीं से आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत पोर्टल पर डेटा साझा किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इनको भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम करंट के टॉपिक देखते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ के लेकर चलता हूँ कल वाले लेक्चर में वापस से, है ना। कल परसों जो हमने डाला अपलोड किया था, आ जाओ यहाँ पर। देखो ये मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की एक स्कीम है, कौन सी, PM जनमन, ठीक है। तो PM जनमन में क्या कर रहे हैं कि उन लोग जो जनजाति पीछे रह गई हैं, पिछड़ी रह गई हैं, है ना, जो मुख्य धारा तक नहीं जुड़ पाई हैं, वहाँ तक सरकार अपनी जो स्कीम्स हैं पहुँचाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर ये जनमन है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, हम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। पेन क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर, अच्छा ये फुल हो गया होगा, है ना। तो ये मैं थोड़ा हटा था। तो PM जनमन की फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी पोस्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। देखो आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप खुद सीरियस नहीं है तो फिर यार मैं कितना करा पाऊंगा, बताओ। पोस्ट है लिमिटेड, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो आपको उनके आंसर देने ही चाहिए। अगर आप उनका आंसर नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं या नहीं है, ठीक है। और आपके कुछ भी पर्सनल डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिलेबस टॉपिक, ठीक है। तो सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक हो, मैं ये नहीं कह रहा GK GS, इसके अलावा भी आप कोई और पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका आंसर आपको तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कोई सा भी हो, ठीक है। सभी जो भी आपका डाउट है, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो हमारी प्रयास ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका समय बचना चाहिए, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तो आप में एक फीलिंग होनी चाहिए कि भाई मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है। मैं वो चीज़ें पढ़ कर आया हूँ जो अन्य बच्चों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता, पर वो आपने पढ़े हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखो जो बच्चा
ये नहीं होता कि दूसरा गलती करेगा उसका एडवांटेज आपको मिले, हालांकि मिलता है, परंतु अपनी मेहनत ही इतनी होनी चाहिए ना कि दूसरों से हम वैसे ही आगे निकल जाएं। ठीक है, तो इस भावना के साथ अपनी तैयारी करें। दूसरों से आगे निकलना तो है ही वैसे भी, ठीक है, अपनी तैयारी को पूरा करके जाए। ये ना सोचें कि दूसरा कम नंबर लाएगा तो मैं पास हो जाऊँगा, ये सोचोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा हम आपसे भी ज़्यादा नंबर लाने के लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अब समय कम बचा है, बस हर वक्त ये सोचिए कि आपके सिलेबस का ये वाला पॉइंट कंप्लीट होगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अगर ये पॉइंट कंप्लीट है तो आप आंख बंद करके सोचें उसके बारे में आप बता पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता चल रहा, नहीं बोल पा रहे और नहीं रिकॉल कर पा रहे तो उसको वापस रिकॉल करें। एग्जाम से पहले बुलेट पॉइंट्स बनाएं, ठीक है, छोटे छोटे से बुलेट पॉइंट बना लें, एक एक पॉइंट एक एक वर्ड में, ठीक है, एक एक वर्ड के आगे एक एक वर्ड लिखें, फिर सोचें यार ये मैंने वर्ड क्या लिखा था, ठीक है, मतलब याद रहना चाहिए आपको। याद नहीं आ रहा तो समझ जाइए कि वो एग्जाम में तो याद आ ही जाएगा फिर, ठीक है। अभी नहीं आएगा तो वहाँ तो आएगा ही है ना कि इनमें से यार ये चीज़ नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो एक छोटा सा वर्ड ही आपको वो क्लिक करा देता है, अच्छा इससे ये लिंक है, आपको पूरी कहानी याद नहीं आएगी पर वो पॉइंट आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 100% मटेरियल मिल जाएगा, जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, पर क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें भी आप पढ़ के गए तो आप वहाँ पर उस आंसर को आप अटेंड कर सकते हैं। देखो कुछ आंसर्स अटेंड करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लग रहा है ई का हो गो, ठीक है, ई का हो गो मतलब ये तो भाई बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कंटेंट, आउट ऑफ द थॉट्स, मतलब आपकी सोच ही नहीं सकते थे ऐसी चीज़ आ गई अब एग्जाम में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर टाइम वेस्ट करते रहेंगे क्या, बताइए, या फिर आप इसको स्किप करेंगे, भाई नहीं आता जल्दी से स्किप करो, नेक्स्ट पे चले जाओ, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पे जाने की कैपेसिटी रखते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ ये मुझे नहीं आता इसको छोड़ो, क्योंकि देखो पास कभी कभी वो बच्चे भी होते हैं, जनरली तो वही बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस छोड़ना जानते हैं, ठीक है। आपको नहीं आता आप बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं पूरा पेपर ही नहीं आता है आपको, अगर पूरा पेपर नहीं आता तब भी नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ 5 से 10% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कभी अटेंड नहीं करने चाहिए। अगर वो 5 से 10% क्वेश्चनों से आप बच जाएंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर अटेंड करने की सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्लिक कर रहा है हाँ ये चीज़ें, फिर आप ये देखिए कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, कौन सा आंसर है ये नहीं ढूंढना, कौन सा ढूंढना है कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में नहीं हो सकने वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर आपने ये ढूंढा कौन सा आंसर हो सकता है तो आपको चारों ही आंसर लगने लगेंगे फिर एग्जाम में कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप पहले ये ढूंढिए कौन सा आंसर नहीं हो सकता, कौन सा इससे डील नहीं कर रहा, ठीक है। जब आप वो चीज़ पहुंच जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप 2 ऑप्शन पे पहुंच गए, ये तो 100% नहीं हो सकता, अब ये 2 है, अब ये 2 पढ़ने के बाद सोचिए अब इसका आंसर कौन सा हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है, तब आप उस आंसर तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको जनरली क्या होगा 90% ये वाली ट्रिक काम कर जाती है एग्जाम में, तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में अच्छे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखो पढ़ना होता है, चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर आपके अंदर से निकल कर आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन भी निकल कर आना चाहिए, क्वेश्चन ये इसके बारे में 4 क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते थे, ये चीज़ें पूछी जा सकती थी और उसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। अब जैसे अपन ने ये स्कॉलरशिप स्कीम्स पढ़ी हैं, अब 5 स्कीम्स अपन ने पढ़ लिया, अब पूछ भैया क्या पूछेगा, स्कॉलरशिप से बाहर क्या आएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप में इससे बाहर जैसे मान लीजिए अगर इन डेप्थ की हम बात करें, जैसे ये स्कॉलरशिप है, ठीक है, हालांकि इतना डेप्थ नहीं पूछेगा पर फिर भी मैं चलो आपको बताता हूँ एक चीज़, जैसे मान लीजिए ये यार ये थोड़ा सा हैंग होने लग गया है ना, ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। अभी जैसे यहाँ पे बात कर रहा है पेरेंटल इनकम, अब पेरेंटल इनकम में जनरली क्या होता है, पेरेंट्स की इनकम में पेरेंट्स इंक्लूड कौन कौन से होंगे, जैसे माता और पिता, मदर एंड फादर, ठीक है, ये पेरेंट्स में इनकम इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में चाचा रहते हैं तो क्या चाचा की इनकम को भी पेरेंटल इनकम में इंक्लूड करी जाएगा, नहीं भाई, चाचा की इनकम को क्यों करेंगे, चाचा हमारे पापा थोड़ी है, ठीक है। तो पेरेंटल इनकम में माता पिता की इनकम इंक्लूड होती है, क्या दादा दादी की इनकम इंक्लूड होती है, नहीं, दादा दादी की भी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, हालांकि इसमें डेप्थ में इनके भी पॉइंट्स दे रखे हैं, पर इतना डेप्थ में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। पेरेंट्स में कौन होंगे, आपके माता पिता, फैमिली इनकम में ये वाली इनकम इंक्लूड होती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट खबर है पीएम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PMPVTG। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए PVTG होती कौन है, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होते क्या है। तो देखो ये वो जनजाति हैं, मतलब जैसे ट्राइब्स बोलते हैं अपन, है ना, तो आदिवासी हैं, ये अभी तक क्या है, इनको उत्थान नहीं हो पाया, ये मुख्य धाराओं तक नहीं जुड़ पाए, ये अभी भी क्या है जंगलों में रहते हैं, वही घास फूस के मैदानों में रहते हैं, वही उसी तरीके से जीवन यापन करते हैं जो आदिकाल में आदि मानव जिस तरीके से रहता था, ठीक है। तो ये क्या है पर्टिकुलरली
वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को अब सरकार क्या है, जहाँ तक सरकार की कोई भी योजना, सरकार की कोई भी स्कीम, सरकार की कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं पहुँच पाया तो वो यहाँ तक पहुँचाने की बात करता है ये वाला मिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि रोड, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ये सब वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। उन कम्युनिटी को भी मुख्य धारा तक जोड़ा जाएगा, उनको भी एक्सेस किया जाएगा। एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर बेनिफिट्स जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो सब यहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि अगर हम इंडिया में ऐसी बात करें तो पीवीटीजीज ग्रुप कितने हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ पीवीटीजीज जो ग्रुप है इंडिया में 100 हैं, 150 हैं, 150 है, ठीक है, 250 हैं, 250 हैं, या फिर नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव। ठीक है, तो ऊपर जो दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं। तो कितने पीवीटीजीज ग्रुप इंडिया में अभी एग्जिस्ट करते हैं, इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं देखो इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो इंडिया में जो पीवीटीजीज ग्रुप है वो कितने हैं, 75 है। 75 पीवीटीजीज ग्रुप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर राइट आंसर हो जाएगा 75। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा। कभी क्या होता है, सारे ही जो अपन को लग रहा होता है कि यार 100 होंगे, 150 होंगे, 200, ऐसे नहीं होता। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप उनका आंसर कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से क्वेश्चन कि इंडिया में कितने पीवीटीजीज ग्रुप हैं, तो ये 75 है। इस तरीके कम्युनिटी हैं जो अभी तक मुख्य धारा तक नहीं जुड़ पाई हैं। ठीक है, तो कितने विलेजेस में रहती हैं, 22,544 विलेजेस में अभी भी इस तरीके से जो हमारे ट्राइब्स हैं वो रह रही हैं इंडिया में। इनको मुख्य धारा तक जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, रोडवेज, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक नेसेसिटी वहाँ तक पहुँचा जाएगा, उनको मुख्य धारा तक जोड़ा जाएगा। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आ जाइए, अब इसके बाद यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च 2 की इनिशिएटिव्स। ठीक है, इन्होंने क्या है 2 की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। तो जनजातीय गौरव दिवस पर, ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, बिरसा मुंडा की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, बिरसा मुंडा की जो जीवनी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। बिरसा मुंडा के बारे में आपको बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। जैसे इन्होंने उन्मूलन आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो अगर आप बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल में लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हालांकि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिरसा मुंडा के बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं ये लेक्चर लेकर आता हूँ, पर हालांकि आप भी कमेंट सेक्शन में लिखें तो और ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा इस पर बहुत अच्छा मैटर बनाने में। ठीक है, वरना मैं आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10-12 पॉइंट है वही बता दूंगा, और आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं जिससे आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करें, तो फिर ये 15-20 मिनट एक लेक्चर बनेगा बिरसा मुंडा के ऊपर। तो ये इसमें आपका पूरा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, बिरसा मुंडा कंप्लीट करेंगे। फिर देखो जनजातीय गौरव दिवस 2023 कब, 15 नवंबर। ठीक है, तो 15 नवंबर को ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। तो इस दिन क्या है, प्रधानमंत्री ने 2 की इनिशिएटिव्स लिए। पहला क्या लिया, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या है, जो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डिजिटल वो जैसे मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा लॉरी होती है ना, छोटा टेम्पो टाइप का होता है ना, उसमें क्या होगा, एक स्क्रीन लगा दी गई है। स्क्रीन में क्या होगा, ये चलता रहेगा कि भाई सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स आपके अपलिफ्टमेंट के लिए दी जा रही है। तो ये गौरव यात्रा में ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा लिया है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो पीएम जनमन। अब जनमन की मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, जनमन की फुल फॉर्म ये रही। यहाँ से पूछा जा सकता है जनमन की फुल फॉर्म क्या है, तो जन की फुल फॉर्म है ज से जनजाति, ए से आदिवासी, एन से न्याय। ठीक है, एम से महा और ए एन से अभियान। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। ठीक है, प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, जो जनजाति पीछे रह गई हैं, जिनको मुख्य धारा तक नहीं जोड़ा गया है, उनको मुख्य धारा तक जोड़ा जाए, उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उनको बताया जाए। ठीक है, तो ये है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के, उनको भी भाई न्याय मिलना चाहिए, उनको भी वो सारी बेसिक नेसेसिटीज़ मिलनी चाहिए जो जिनसे वो वंचित रह गए हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ से देखो यहाँ पे है हमला फेस्टिवल, हलमा फेस्टिवल। ठीक है, हलमा, ये हलमा आपसे पूछा जा सकता है, हलमा फेस्टिवल है क्या।
ठीक है। तो हलमा फेस्टिवल क्या है, ये वाटर कंजर्वेशन एक टेक्निक है जो क्या होता है, जो भील जनजाति के द्वारा की जाती है। इसमें क्या है, आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने ये गड्ढा खोद कर उसमें पत्थर जमा रहे हैं, इधर उधर चिपका रहे हैं, ठीक है, ये पत्थरों को इधर चिपका रहे हैं। तो ये कौन सी जनजाति, मध्य प्रदेश की ट्राइब्स हैं, कौन सी, भील जनजाति के द्वारा ये हलमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। भील मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ एंड अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जनरली जो भील ट्राइब्स रहती हैं वो यहाँ पर हलमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखते हैं। हलमा फेस्टिवल का संबंध है वाटर कंजर्वेशन, जो वाटर का जो पानी का संरक्षण है उससे रिलेटेड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। हलमा नाम याद रख लेंगे या नहीं रख पाएंगे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हलमा नाम याद रखना है, 10 बार बोलें 20 बार बोलें, पर इसको भूल मत जाना एग्जाम में कि व्हाट इज़ हलवा। ये अभी तो याद रहेगा, 2-3 दिन बाद मैं पूछूंगा हलमा क्या है तो आपको हलवा सुनाई देगा, आप पूछेंगे हलवा, आप बोलोगे गाजर का हलवा या सूजी का हलवा, ठीक है। तो वो नहीं करना है, जो चीज़ पूछी जा रही है वही बताएं, ठीक है। तो हलमा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, भील जनजाति, कौन सी जनजाति, भीलों के द्वारा, ठीक है। भील जनजाति कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है और राजस्थान में मिलती है सर्वाधिक, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो भील ट्राइब्स के द्वारा वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है हलमा फेस्टिवल। अब आ जाइए स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट खबर है यहाँ से बिसग एन से रिलेटेड, बिसग एन, ठीक है। तो ये बिसग एन है क्या, देखो बिसग एन क्या है, एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसने अभी हाल ही में क्या किया है, एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का निर्माण किया है जो क्या काम करेगी, जो ये काम करेगी जो ट्राइबल विलेजेस हैं, ठीक है। आप यहाँ नीचे फोटो में देखिए जो ट्राइबल विलेज हैं, गाँव हैं, है ना। तो यहाँ पर ना तो पानी की प्रॉपर फैसिलिटी है, ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ रोड है, तो ये सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत दूर रह गए हैं। तो इस तरीके के जो विलेज हैं उनका ये पता करने में कार्य करेगी, और जो विलेज पता करेंगे वहाँ पर ये सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है, तो इसके लिए ये कार्य करेगी बिसग एन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बिसग एन की फुल फॉर्म क्या है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये क्या है, 3 मेन डोमेन एरियाज हैं इसके, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो ये लोकेशन है, ठीक है। तो ये भू स्थितिक लोकेशन का पता करने में कारगर होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या खोले जा रहे हैं, इसके लिए EMRS स्कूल्स का ओपन किया जा रहा है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना, इस कहाँ किया जाएगा, हर एक ब्लॉक में किया जाएगा, एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन। उस ब्लॉक में किया जाएगा जहाँ पर 50% या इससे अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन हो, और एटलीस्ट वहाँ कम से कम कितने ST पर्सन रहने चाहिए, 20,000 ST पर्सन है। तो वहाँ पर एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया जाएगा, खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। इसके अलावा देखो जो टारगेट्स हैं जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का, तो वो कितना है, 740 ऐसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे पूरे देश भर में, ठीक है। इसके अलावा इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे यहाँ पर। अब इसके लिए जो पार्टनरशिप की गई है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो स्टाफ्स यहाँ पर आएगा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, स्टाफ्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पार्टनरशिप की गई है। एक तो NCERT के साथ में, एक NIEPA के साथ में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये पार्टनरशिप की गई। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टाफ के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की गई है, तो इनके साथ पार्टनरशिप की गई है NCERT, NIEPA, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, MSDE, केविक, आर्ट ऑफ लिविंग एंड IAPT, ठीक है। ये अच्छे से याद करने हैं सारे, इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है, सबकी लिखनी है। हालांकि 2-3 की मैंने बता भी दी है, NCERT की आपको आता ही है, NIEP की अभी बता दी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, NIEP की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अब MSDE, केविक, आर्ट ऑफ लिविंग एंड IAP, इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखें, थोड़ी मेहनत करें। देखो आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो और बच्चों से अपने आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर एक डिजिटल ट्रेनिंग, है ना, डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। डिजिटल ट्रेनिंग किसके माध्यम से दी जाएगी, डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी
थ्रू द ERNET, ठीक है। ERNET क्या है? ERNET है एजुकेशन रिसर्च एंड नेटवर्क। ये किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके तहत इसको एक ऑटोनोमस संस्था के रूप में इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। तो ये क्या काम करेगा? ये डिजिटल ट्रेनिंग देने का काम करेगा। कितने? 175 एकलव्य स्कूल्स के अंदर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट देखो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आज नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। गोल, सबसे पहले तो गोल की फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो गोल की फुल फॉर्म क्या बताइए? अब ये जो गोल प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम, इस गोल प्रोग्राम की बात कर रहा है। गोल प्रोग्राम विल फोकस ऑन द 3 कोर एरियाज। हमने कल डिस्कस किया था जब ये गोल प्रोग्राम था, तो गोल प्रोग्राम 3 कोर एरियाज पर फोकस करता है। तो उन 3 एरियाज के आपको नाम लिखने हैं, 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चाहे 4 लिख दीजिए इसको। इससे पहले मैं शायद 3 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 करके गोल प्रोग्राम की फुल फॉर्म लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 इसके जो 3 कोर एरियाज हैं उनके आंसर लिखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 द EMRS स्कूल फॉलोज द डैश करिकुलम, ठीक है। तो EMRS स्कूल में डैश पाठ्यक्रम का पालन करता है। तो इस पाठ्यक्रम का नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो ये कौन सा पाठ्यक्रम यहाँ पे पढ़ाया जाएगा EMRS स्कूल के अंदर। देखो बहुत ईजी भी क्वेश्चन है और थोड़े ट्रिकी भी है। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो इनके आंसर आएंगे। आपने पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास किया है, तो आप इनके आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए आपके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, साथ साथ जो आप लाइक करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखो आपके जो और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए तो और थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ये अगर आपको कर सकते हैं तो, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी पैनिक ना करें, ठीक है। बिल्कुल एज एन देखो एग्जाम है, इसको ऐसे लें कि आपको ये पास करना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है। आप पैनिक करेंगे, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, तो आप उससे क्या पास कर जाएंगे? बताओ मुझे, नहीं हो पाएगा ना। तो पास करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस उठाओ, ठीक है। आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो, मान लो आपको लग रहा है पूरा सिलेबस अब नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सिलेबस के जो बुलेट पॉइंट्स हैं सबसे पहले वो चीज़ ढूंढिए जो बिल्कुल नई है, ठीक है। वहाँ से क्या है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यू चीज़ है, नया कोई टॉपिक जुड़ा है जो सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो चीज़ करो ना। तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी देगा, अच्छा ये चीज़ें कर ली, और जो छोटी छोटी चीज़ें उनको कंप्लीट करें, फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे चले जाएं। और कोशिश करके जाएं कि पूरा सिलेबस का हर एक पॉइंट के बारे में आपको कुछ पता हो, तो आप एग्जाम में अपने आप कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो उसके बारे में बाद में पूछ लें, या फिर हमें learn24academy@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और आप सब लोग खुश रहें। और देखिए आपके लाइक्स और कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे मैं नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट में मिलते हैं। कल आता है, कल भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट बाय।